हाँ 2 क्लास है, 2 बैच में। अच्छा दोनों का हेलो 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 माइक चेक। वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून सभी को। क्या हाल चाल सभी के, कैसे है सभी? चलिए क्लास चल रही है तो एक बात हम सब कर देंगे जल्दी से। क्लास चल रही है, मस्त है, मजे में, चलो बहुत ही बढ़िया। आवाज आ रही है? हाँ, चैप्टर तो वैसे कल ही खत्म हो गया था। आज मैं आपको केवल और केवल क्वेश्चन से प्रैक्टिस कराऊंगा। जैसे ये क्वेश्चन है, फिर उसके बाद में हमें ये क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना है हमें, है ना। इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है वो PYQ भी रहेंगे, है ना, वो भी हम प्रैक्टिस करेंगे। और इसके अलावा कुछ सवाल आपको जो होमवर्क में दिए थे उस टाइप के क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, चलिए। हाँ भाई, तो करें क्लास की शुरुआत। स्नेक आ गया घर में, अरे भाई साहब 12th के पुराने नोट्स है। हाँ, अगर मुझसे पढ़े हुए बेटा और मेरे ही नोट्स बने हुए, मतलब कि जो मैंने पढ़ा है वही नोट्स बने हुए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको फिर से नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए। हाँ भाई, होमवर्क आ गया है बेटा, होमवर्क आ गया है। एक बार आप ऐप में चेक करना, है ना, होमवर्क आ गया होगा। चलो, तो करते हैं क्लास की शुरुआत। हम करेंगे क्वेश्चन से ही शुरुआत, है ना। और क्वेश्चंस में हम ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिससे हमारे सारे फॉर्मूले रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन रहेगा जिससे हमारे सारे फॉर्मूले रिवाइज हो जाए। हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, प्रत्यास्थ हो अप्रत्यास्थ हो किसी भी प्रकार की टक्कर हो, उसमें मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। सबसे पहले सर संवेग संरक्षित रहता है तो M1U1 प्लस M2U2 बराबर होता है M1V1 प्लस M2V2 के, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला था V1 का, जो बड़ा वाला महा फॉर्मूला था, वो मैं पीछे ही लिखूंगा, सीधे उससे हम सॉल्व करेंगे। दूसरा फॉर्मूला V2 का, पहला फॉर्मूला V1 का, दूसरा फॉर्मूला V2 का, और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो ये वाले जो फॉर्मूले थे व्यापक रूप से हमने फॉर्मूले लिखे हुए थे, ये U1 माइनस U2 का स्क्वायर 1 माइनस E का स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूले थे व्यापक रूप से फॉर्मूले लिखे थे हमने, है ना। और ये क्वेश्चन, ये वाले जो फॉर्मूले है इन्हीं पर आधारित हमें क्वेश्चन करना है। तो पहला सवाल ले रहे हैं हम, थोड़ा बड़ा सवाल और मजेदार सवाल। क्वेश्चन में बोला है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का। क्वेश्चन में बोला है 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद 5 मीटर पर सेकंड की चाल से गति करती हुई समान दिशा में 4 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान दूसरी 3 किलो द्रव्यमान की गेंद से सम्मुख टक्कर करती है। मतलब हेड ऑन कोलिजन या एक विमीय टक्कर करती है। यदि टक्कर का प्रत्यावस्थान गुणांक 2/3 है ना, तो अब आपको तब दोनों गेंद का वेग, गेंद का वेग टक्कर के बाद, टक्कर के बाद दोनों गेंद का वेग क्या होगा। तो ये एकदम आसान क्वेश्चन है ना, ये आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बस इसलिए करवाया जा रहा है ताकि आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते आ जाए, है ना। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी मिला होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरे पास यहां पर एक 2 किलो का द्रव्यमान है जो चल रहा है कितने से, 5 मीटर पर सेकंड से। तो ये हमारा U1 हो गया, ये हमारा M1 हो गया। इसी प्रकार से दूसरा द्रव्यमान है M2, कितना है वो है सर हमारे पास 3 किलो। ठीक है, और समान दिशा में चल रहा है 4 मीटर पर सेकंड की, 4 मीटर पर सेकंड की चाल से। ये हो गया हमारा U2। अब हमें V1 और V2 पता करना है, और E की वैल्यू जो है हमें दी गई है 2/3। तो एक बार पूरे फॉर्मूले में वैल्यू रखना होगी और हमें सॉल्व करना होगा। क्लियर है मामला? चलिए, क्या सभी तैयार है पूरा सॉल्यूशन करने के लिए, है ना। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो खुद से भी कर सकते हैं। मैं एक बार कर रहा हूं, जिन बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम है वो एक बार देख ले, बाकी सब मुझे उम्मीद है कि आप लोग खुद से कर लोगे। तो एक बार सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 11, 21, 22। तो V1 बराबर है M1 माइनस E M2
अपॉन में M1 प्लस M2, 11, 21, 1 प्लस E M2 U2 अपॉन में M1 प्लस M2। ये फॉर्मूला है जिसमें हमको वैल्यू रखनी है। बेटा पहला सवाल है हमारी क्लास का, ही है ना, अभी जस्ट स्टार्ट करी है हमने क्लास, तो ये पहला सवाल है जिसमें वैल्यूज रख के हमें सॉल्व करना है। आओ मिलकर करते हैं। तो क्या होगा यहां पर हो जाएगा V1 बराबर होगा M1, पहला वाला द्रव्यमान है सर 2 किलो का, माइनस E की वैल्यू है 2/3 इंटू M2, M2 कितना है, M2 है सर 3, वाह भाई वाह, बटे में 2 + 3 इंटू U1 है 5 प्लस 1 + 2/3 इंटू M2 कितना है 3 इंटू U2 कितना है 4 बटे में 2 + 3 बटे में 2 + 3। इसको सॉल्व करके हम आंसर निकाल सकते हैं। तो क्या आएगा आंसर सर, यहां से V1 की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा है ना, V1 की वैल्यू आ जाएगी तो ये हो जाएगा 2, देखो ये 3 से 3 कट गया है ना, तो ये हो गया बड़ी मजेदार सी बात, ये 3 से 3 कटा, ये हो गया 2 - 2, तो सर 2 - 2 0 हो गया, मतलब ये पूरा पद 0 हो चुका है। वाह भाई वाह, बहुत बहुत धन्यवाद भगवान ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए जिसमें पहला पद तो 0 हो गया। तो इसको सॉल्व नहीं करना, बस इसी को सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करते कितना आएगा, ये हो जाएगा सर 1 + 2/3, एक बार अलग से कर रहे थे 1 + 2/3, तो इसे हम चाहे तो लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 3 + 2/3 या 5/3, ठीक है, थोड़ा आसान कर दिया हमने। तो यहां पर क्या बचा, ये बचा हुआ 5/3, तो 5/3 इंटू 3 इंटू 4 बटे में 5, ये कितना हो जाएगा 2 + 3 मतलब 5, तो सर ये 3 से ये 3 भी कट गया और ये 5 से 5 भी कट जाएगा। अरे वाह कितना प्यारा क्वेश्चन है। तो यहां पर 4 मीटर/सेकंड पहले वाले का वेग आ गया। क्लियर मामला, पहले वाले का वेग 4 मीटर/सेकंड आ गया। अब दूसरे वाले का वेग निकालना है। क्या मैं इसे रिपीट करूं या समझ में आ गया, एकदम आसान सी बात थी, हमारे पास फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले हमारे पास ये वैल्यूज दी हुई थी, उठा के रखी, आंसर आ गया। ठीक है, अब दूसरे वाला निकालना है। अब दूसरे वाला निकालने के लिए हमारे पास फिर से V2 का फॉर्मूला है, ये पूरा फॉर्मूला, लेकिन मैं इतनी मजदूरी नहीं करना चाहता हूं। क्यों सर, देखो ये पूरा सॉल्व करोगे आंसर आएगा, बहुत बढ़िया, मजा आएगा, लेकिन हमारे पास इसके अलावा अगर एक बार दोनों में से एक का वेग आ जाए ना, अंतिम वेग, तो मेरे पास दूसरे फॉर्मूले भी है जिससे मैं ज्यादा जल्दी कर सकता हूं। जैसे M1 U1 + M2 U2 बराबर M1 V1 + M2 V2, उससे भी कर सकते हैं, या है ना किस किस से कर सकते हैं, हम यहां पर कर सकते हैं M1 U1 + M2 U2 बराबर होगा M1 V1 + M2 V2। यही तो सीखना है कि हम चीजों को तेज और जल्दी कैसे कर पाए। तो अगर हमारे पास V1 आ गया तो हम फिर से मजदूरी नहीं करेंगे, हम इस फॉर्मूले से कर लेंगे, ज्यादा जल्दी आंसर आएगा। ठीक है, एक बार इससे करके दिखा देते हैं। इसके अलावा और क्या ऑप्शन है वो भी बता देता हूं, पहले एक बार इससे करके देख लेते हैं हम। ये भी थोड़ा बड़ा है, इससे भी एक छोटा हमारे पास फॉर्मूला है। चलिए पहले इससे करते हैं, ये होगा 2 × 5 प्लस 3 × 4 बराबर होगा M1 कितना था, M1 था सर हमारे पास 2 और उसका वेग आ गया हमारे पास 4, प्लस M2 है हमारे पास 3 और उसका वेग निकालना है V2, ये हमारे पास आ गया। इसको ज्यादा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये होगा 10, ये होगा 12, तो 10 + 12 बराबर होगा 8 + 3 V2, या ये कितना हो जाएगा बेटा, ये इधर की तरफ आएगा तो यहां पर हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 10 + 12, 10 + 12, या इसमें से हम सीधे सीधे 8 माइनस कर दे, 8 माइनस कर दे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा सर, यहां पर हो जाएगा 14, कैसे 10 में से 8 गए, 2 बचेगा, 2 + 12 करोगे तो 14 आ जाएगा, 14 बराबर 3 V2 आ गया 14/3, मतलब कि हम इसे लिख सकते हैं 4.66 मीटर/सेकंड, ये हमारे पास V2 आएगा, ये हमारे पास V2 आएगा। क्लियर है मामला, तो ये भी हम कर सकते हैं। निकिता बिटिया, बिटिया रानी बड़ी सयानी, लेकिन करती सवालों का जवाब उल्टा उल्टा। क्या बताता V1 बराबर V2, बेटा V1 बराबर V2 हो जाता या V1 बराबर U2 हो जाता तो इतनी मेहनत ही क्यों कर रहे थे हम। वो पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के लिए था, और पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में भी जब दोनों के द्रव्यमान बराबर हो तब, ऐसे तो ना कहीं पर कुछ भी लगा देंगे। ये क्या बोला मैंने, प्रत्यावस्थान गुणांक दिया हुआ है तो करना पड़ेगा ना सॉल्व पूरा पूरा।
अच्छा चलिए, ओके, ये एक तरीका था। इसके अलावा इसमें एक और शॉर्ट तरीका था। कौन सा शॉर्ट तरीका था सर? है ना, हमारे पास V1 की वैल्यू, देखो V1 आ गया, उसके बाद में हम कुछ भी कर सकते हैं। सर कुछ भी कहने का मतलब क्या क्या कर सकते हैं हम? V1 आ गया तो उसके बाद में हम यहां पर एक और फॉर्मूला, अब मैं करूंगा नहीं सॉल्व, बस मैं बता रहा हूं आपको। आप चाहते तो E आपके पास वैल्यू है 2/3, इसे लिख देते आप V2 माइनस V1 अपॉन में U1 माइनस U2, उससे और जल्दी आंसर आ जाता, इससे और जल्दी आंसर आ जाता। आई बात समझ में? ये भी कर सकते थे, इससे ये करते तो और ज्यादा जल्दी आंसर आ जाता। ठीक है, तो क्या आता आंसर? यहां से भी बात बराबर है, 2/3 बराबर V2 माइनस V1, है ना। V1 की वैल्यू तो आपके पास आ गई है 4 बटे में U1 कितना है? U1 है सर 4, सॉरी U1 है 5 माइनस 4, बस इसको सॉल्व कर लो तो भी आंसर आ जाएगा। 5 माइनस 4 करोगे तो 1 आ गया सर, ओके। और ये 2/3 है, 2/3 प्लस 4 करोगे तो 14/3 आ जाएगा। फिर से एक बार सॉल्व करके देख लो, देखो ये 1 हो गया, तो क्या 2/3 बराबर हो गया V माइनस 4, या इसमें V 4 उधर चले जाएगा तो जगह 2/3 प्लस 4 बराबर होगा V के। ये आंसर आ गया। ठीक है, तो कैसे भी कर सकते हो, ये सबसे तेज तरीका होता है। जब भी आपको V1 और V2 दिए में से कुछ दिया हुआ हो और E भी दिया हो तो तुरंत इस पर झपट्टा मार दो इस फॉर्मूले पे, क्योंकि ये सबसे तेज आंसर निकाल कर देगा हमें हमेशा। क्लियर है मामला, है ना। बाकी ये सबसे लंबा, उससे कम, और सबसे कम वो वाला फॉर्मूला होता है, सबसे छोटा फॉर्मूला। चलिए, तो ये एक रिवीजन के लिए क्वेश्चन किया हमने। अब इसके अलावा हम और क्वेश्चंस ही करेंगे पहले आज की क्लास में, फिर उसके बाद में और भी कुछ मेरे पास थ्योरेटिकल पॉइंट्स है, वो मैं आपको बताऊंगा। चलो, तो और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आज की कक्षा का क्वेश्चन नंबर 2 हमें बोला है कि एक 5 किलो का पिंड गति करता हुआ किसी अन्य स्थिर पिंड से टकराता है। ओके, टक्कर के पश्चात दोनों पिंड उसी दिशा में पहले पिंड की 1/3 चाल से गति करने लगते हैं। दूसरे पिंड का द्रव्यमान क्या होगा? ठीक है, दूसरे पिंड का द्रव्यमान क्या होगा? तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? क्वेश्चन में बोला हुआ है, एक बार क्वेश्चन बना देते हैं ना। देखो, डायग्राम बना लोगे तो आसान लगेगा। 5 किलो का एक पिंड है हमारे पास। ओके सर, 5 किलो का द्रव्यमान, वेरी गुड द्रव्यमान। अच्छा, इधर नीचे बना देते हैं, टक्कर से ही दिखेगी आपको। 5 किलो का वेरी गुड द्रव्यमान चल रहा है, मान के चलो U चाल से। फिर बोला है कि एक अन्य स्थिर पिंड से टकराता है, मतलब एक अन्य पिंड है जिसका द्रव्यमान यह है m, लेकिन इसका वेग 0 है, मतलब U2 की वैल्यू 0 हो गई है। अच्छा, टक्कर के पश्चात दोनों उसी दिशा में पहले पिंड की 1/3 चाल से चल रहे हैं, मतलब टक्कर के पश्चात दोनों चिपक गए, तो ये पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर है। बोल मेरे प्यारे हाँ या ना। और ये फाइनल वेग होगा V/3। एक का द्रव्यमान 5 है, एक का द्रव्यमान m है। अब आपको यहां पर m की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है? काइनेटिक एनर्जी निकालने की जरूरत नहीं थी बेटा, पिछले वाले में V1 V2 निकालना था बस। तो क्या करेंगे? एकदम आसान सवाल है क्या ये? बिल्कुल सर, हम चीतों के लिए तो ये बहुत आसान सवाल है। हमें पता है m1 U1 प्लस m2, जब कुछ नहीं बोला तो ये तो होगा ही होगा। इस दुनिया में प्रत्याश बोला, अप्रत्याश बोला, कुछ ना बोला तो ये तो होगा ही होगा। क्या होगा? m1 U1 प्लस m2 U2 बराबर होगा m1 U1 प्लस m2 V2 के। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, COLM। ओके, 10 किलो आ रहा है। अच्छा, 90% बच्चे 10 किलो आंसर बता रहे। देखते हैं, पहले वाला द्रव्यमान 5 है सर, ये चल रहा है U चाल से। दूसरा वाला द्रव्यमान रेस्ट पे था, तो ये तो 0 हो गया। फिर उसके बाद में 5 और ये चल रहा है U/3 से, प्लस m इंटू U/3, दोनों चल रहे हैं समान चाल से, U/3। या अगर आपको ध्यान हो तो कल मैंने इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखवा दिया था आपको। चलिए, तो अब इसमें से U कॉमन ले लो, ये दिया हुआ है 5U बराबर होगा, इसमें से अगर आप ध्यान से देखो तो U/3 दोनों के पास है सर, बिल्कुल सही बात है। U/3 दोनों के पास है, यहां होगा 5 प्लस m। ये U से U कट गया, इसे इधर ले जाओ तो हो जाएगा 15 बराबर होगा 5 प्लस m, या हो जाएगा 15 माइनस 5 मतलब 10 किलो। इज अ वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस वेरी इजी क्वेश्चन। लगा दीजिए कमेंट्स में जोरों से आग जिनको एक बार में आ गया सवाल समझ में। एकदम आसान सवाल। क्या हुआ भैया? वरुण यदुवंशी, नाम तो बड़ा बढ़िया है बेटे आपका।
आज एक्स्ट्रा क्लास है। हाँ, आज क्वेश्चन प्रैक्टिस की एक्स्ट्रा क्लास है ना। ये आप ध्यान रख लो कि अब फिजिक्स में हर हफ्ते में या हर मतलब मैं ज्यादा लोड नहीं दूंगा आप पे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हर हफ्ते में एक आध दिन ऐसा निकाल ले हम, जिसमें हम 2 बजे क्लास करें, जिसमें हम उस हफ्ते जो पढ़ा उसकी प्रैक्टिस कर ले क्वेश्चंस की। क्या ये मेरा नेक विचार सभी को बहुत अच्छा लगा? चल ओके, आगे बढ़ते एक और सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं हम। एक 20 किलो का द्रव्यमान जो 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है, एक 5 किलोग्राम के स्थिर द्रव्यमान से टकराता है। टकराने पर दोनों द्रव्यमान चिपक जाते हैं। संयुक्त द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा क्या होगी? जल्दी से बता दीजिए। संयुक्त द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा निकालना, तो गतिज ऊर्जा निकालने से पहले क्या निकालना पड़ेगा? वेग। संयुक्त द्रव्यमान का वेग निकालना पड़ेगा। चलो, तो सबसे पहले ये होमवर्क में होगा इस प्रकार का सवाल। सबसे पहले हमें संयुक्त द्रव्यमान का वेग निकालना है। संयुक्त द्रव्यमान का वेग निकालना है। अच्छा सर, मैं वो वाला फॉर्मूला लगा लूं क्या? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है हाफ m1 u1 हाफ m1 m2 अपन में m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का स्क्वायर। लगाऊं क्या? वो लगाऊं? नहीं, लगा लेते नहीं, लगाएंगे। लगा या नहीं लगा? देखो, उसको लगाओगे तो थोड़ा मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्यों? वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन देता है, हमें फाइनल निकालनी है, तो उसके लिए फिर प्रारंभिक भी निकालना पड़ेगी। 2-3 स्टेप फालतू की मजदूरी हो जाएगी। ठीक है, तो हमें पता है कि सर 2 चीजें जब चिपक जाती है, चिपक कर चलती है, तो यहां पर हम v फाइनल को बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? क्या मैं सीधे लिख दूं? m1 u1 प्लस m2 u2 बटे में m1 प्लस m2 बराबर होगा v की, जब चिपक कर चलते हैं या पूर्णतः अप्रत्याश चक्कर होती है तब। तो क्या हो गया सर? यहां पर होगा m1 द्रव्यमान है 20 किलो का, चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। 20 किलो का द्रव्यमान 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, प्लस m2 द्रव्यमान है 5 किलो का, स्थिर है। 5 किलो का द्रव्यमान स्थिर है, बटे में 20 प्लस 5, ये हो गया v। तो कितना हो गया बेटा? ये हो गया सर 20 इंटू 10 बटे में 25। ओके 2, ओके 5, ओके 4, काटा पीटी तो 8 मीटर पर सेकंड आ गया। मतलब कि दोनों जब साथ में चिपक कर चल रहे तो वेग हो गया 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब गतिज ऊर्जा निकालनी है, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। गतिज ऊर्जा में गतिज ऊर्जा जो होती है सर वो हाफ mv² होती है। अच्छा, अब यहां पे द्रव्यमान जो है मैं दोनों का मिलाकर रखूंगा, दोनों का द्रव्यमान मिलाकर रखूंगा 20 और 5। क्यों सर? क्योंकि दोनों साथ में चल रहे हैं, इंटू 8 का वर्ग मेरा आंसर होगा। बस ये मेरा आंसर है। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है? ये हो जाएगा सर 25 इंटू 4 100 इंटू 8 800। बिल्कुल सही बात, 800 जूल आंसर आएगा। कैसे किया मैंने? यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं? ये हो जाएगा हाफ इंटू 25 इंटू 8 इंटू 8। ठीक है बेटा, तो ये कटेगा सर, ये हो जाएगा 4। तो 25 इंटू 4 100 होगा, 100 इंटू 8 800 जूल हो जाएगा। अगेन 800 जूल इज द बी आंसर। वेरी गुड। चलिए कुछ और रोमांचकारी क्वेश्चन करते हैं। ये तो सर इजी क्वेश्चन हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, 10 सेकंड का सवाल बताना है सभी को जवाब। 10 सेकंड में आंसर बताना है। ध्यान से, आराम से क्वेश्चन को पढ़ो और जल्दी से जवाब बताओ। पहले आंसर क्वेश्चन आराम से पढ़ना है ना। 1/3 मतलब 1/3, 1/3, 1/3। शाहानी क्या बोल रहा है ये? बस ऐसे ही लल्लू क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो मजा आ जाए। ऐसे ही लल्लू क्वेश्चन ही आएंगे एग्जाम में, लेकिन मजा एग्जाम वाले ले जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे नीट में, चिंता ना कर। हाँ भाई, इशू सनस्टोन क्या हुआ? आगे आंसर। क्वेश्चन में बोला है 2 समान द्रव्यमान, अच्छा समान गेंदें है, समान द्रव्यमान वाली गेंदें है,
एक 12 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है और दूसरी स्थिर है, आपस में प्रत्यास्थ टक्कर करती है। ओके सर, मतलब ये तो अदला बदली हो जाएगी। तो जो 12 मीटर पर सेकंड से चल रही थी वो रेस्ट पे आ जाएगी और जो रेस्ट पे थी वो 12 मीटर पर सेकंड से चलने लगेगी। ये हमने पढ़ा था v1 बराबर होता है u2 के और v2 बराबर होता है u1 के। समझ में आई ये वाली बात क्यों लगाई मैंने? समझ में आई वाली बात क्यों लगाई? प्रत्यास्थ टक्कर हो रही है और समान गेंद है, इसलिए ये वाली बात बनी है। चल आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, एक और बढ़िया सवाल। क्वेश्चन नंबर 5, एक वस्तु ए अन्य स्थिर वस्तु बी के साथ पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर कर रही है, पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर कर रही है। ओके, यदि टक्कर के पश्चात वस्तुएं समान चाल से परस्पर विपरीत दिशाओं में चलती है तो ए और बी के द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा? ए और बी के द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा? ए और बी के द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा? गलत है। अच्छा, ऑप्शन नंबर गलत हो गया क्या? नहीं 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 नहीं। अच्छा, दूसरी तथा पहली गेंद का वेग बोला है। ओके, दूसरी और पहली गेंद का, वेरी गुड, दूसरी और पहली गेंद का। पहली गेंद रुक जाएगी, ठीक है ठीक है, 3 आंसर होगा, 3 आंसर होगा। चलिए, यह सवाल एक और बढ़िया सवाल है, इसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी सॉल्व करने में ना। क्वेश्चन में बोला कि हमारे पास एक गेंद है जो है ए, ओके, एक अन्य स्थिर वस्तु से पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर करती है। तो मान के चलो ये यू चाल से चल रही थी, ये बी के पास गई और इससे टकरा गई, ठीक है, ये तो रेस्ट पे, तो u2 तो जो है वो हमारा 0 हो गया। यदि टक्कर के पश्चात वस्तुएं समान चाल से परस्पर विपरीत दिशाओं में चल रही है, मतलब क्या हुआ कि टक्कर हुई, टक्कर के बाद में दोनों समान चाल से विपरीत दिशा में, मतलब कि ये अगर v चाल है तो ये वाली चाल भी v होगी। सॉरी, तो ये u है, ये v है, ये v है। सबसे पहली बात ये समझ में आया सभी को? अब हमें क्या निकालना है? हमें इनके द्रव्यमान का अनुपात निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? यहां पर देखो, सबसे पहली बात तो हमें पता है सर m1u1 प्लस m2u2 बराबर होता है m1v1 प्लस m2v2 के। बहुत ही बढ़िया बात। तो सर ये तो 0 हो गया हमारे पास फिर से, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर m1 इंटू u बराबर होगा m1 इंटू v। अच्छा, अब एक को नेगेटिव एक को पॉजिटिव बोलना पड़ेगा मेरे को। तो मान के चलो मैंने इसको नेगेटिव बोल दिया, क्या कर दिया? इसको नेगेटिव, क्योंकि ए विपरीत दिशा में माना मैंने, तो ये -v प्लस m2 इंटू प्लस v, ये मेरे पास मामला बैठ गया है ना। अब मुझे m1 बटा m2 का अनुपात पता करना है, लेकिन मुझे u और v के मध्य भी संबंध नहीं पता, मुझे u और v के मध्य संबंध भी नहीं पता। तो मतलब मेरे को एक और इक्वेशन का यूज करना चाहिए। क्या है सर एक और इक्वेशन? E का मामला। E क्या था? E था v2 माइनस v1 अपॉन में u1 माइनस u2, ठीक है। और पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर है, पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर है, तो इसके लिए E की वैल्यू क्या होगी? 1। तो 1 बराबर हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा, ये होगा v2। सर v2 क्या है? v2 तो v है और v1 को मैंने माइनस v मान लिया है, माइनस v मान लिया ना, ये माइनस v माना v1 को, अपॉन में u1 तो मेरा u है और u2 तो मेरा 0 हो गया था। तो मैं यहां से लिख सकता हूं 1 बराबर होगा 2v बाय u, ठीक है। मतलब मेरे को एक u और v में भी संबंध चाहिए, मुझे एक u और v में भी तो संबंध चाहिए। मुझे थोड़ी ना बोला कि ये वाली चाल बराबर है, मुझे बोला ये किसी चाल से चल रही थी, टक्कर के बाद दोनों अलग अलग चाल, मतलब दोनों की चाल प्रारंभिक चाल जितनी नहीं है लेकिन समान है और विपरीत दिशा में। तो अब यहां पर E0 होगा क्या बेटा? E0 होगा क्या? E0 होगा क्या? बताओ भाई, E0 होगा क्या? क्या E को 0 कर दिया जाए? क्या E को 0 कर दिया जाए? कितने लोगों को लगता है कि E 0 होगा? कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर E 0 होगा। U2 0 कैसे बेटा? ये रेस्ट पर है ना, रेस्ट पर है, विराम अवस्था में, ये रेस्ट पर है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में। स्थिर वस्तु भी,
कितनों को लगता है ई को 0 कर दिया जाए? बेटा ई 0 कब होता है? जब पूर्ण अप्रत्याश टक्कर होती है। उसने साफ शब्द में लिख के दिया प्रत्याश टक्कर होती है। लेकिन सर यहां तो उसने बोला है समान चाल से जा रही है, और आपने पढ़ाया जब समान चाल से जाती है सब सर ये वाला फॉर्मूला लगता है और ई की वैल्यू 0 होती है। बेटा समान वेग से जाती है, जब चिपक कर चलती है। क्या ये चिपक कर चल रही है? नहीं, ये टकरा कर दोनों विपरीत दिशा में चली गई, विपरीत दिशा में चली गई। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल है। क्या ये समझ में आया? जिसको ई की वैल्यू 0 लग रही थी, रमाकांत समझ में आया? ई की वैल्यू 0 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो दोनों चिपक कर साथ में नहीं चलती है, चिपक कर साथ में नहीं चल रही, टकराई और टकरा कर दोनों समान चाल से विपरीत दिशा में चलने लगी। चलो भैया, तो यहां से क्या बात होगी? सर यहां से u की वैल्यू आ गई 2v के बराबर, u की वैल्यू आ गई 2v के बराबर। बस अब इसकी वैल्यू उठा के रख देते हैं यहां पर, तो हमारा मामला आ गया। तो यहां पर होगा m1 इंटू यू की जगह लिखूंगा मैं 2v बराबर होगा माइनस m1v प्लस m2v के। ये वाला पद इधर लिया क्योंकि m1 है साथ में, तो m1 इंटू 2v प्लस m1 इंटू v बराबर होगा m2 इंटू v के। तो ये जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 3m1v बराबर होगा m2v के। v से v कट गया, m1 बटा m2 की वैल्यू जो होगी वो कितना आ जाएगा? सर ये होगा 1/3 नीचे चले जाएगा, 1/3 आंसर आएगा। 1/3 इज द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थोड़ा बढ़िया मजेदार सा सवाल है, फिर से एक बार पूरा सवाल देख लो। फिर से एक बार पूरा सवाल देख लो। क्या बोल रहा है सवाल में? सवाल में बोला है कि एक वस्तु ए अन्य स्थिर वस्तु बी से, ना देखो जैसे ये भी जब टक्कर का सवाल हो, टक्कर का सवाल थोड़ा बड़ा होता है, 4-5 लाइन का होता है, तो इसमें एक बार डायग्राम बनाते बनाते करा करो या लिखते हुए चल दो कि u1 दिया हुआ है, m1 दिया हुआ है, m2 दिया हुआ है, u1 u2 ये सब। तो हमने बोला ये है ए, ये इसका द्रव्यमान m1 बोल दिया हमने, इसका द्रव्यमान m2 बोल दिया। ये चल रहा था u चाल से, ये स्थिर वस्तु से जाके टकराया। टक्कर के पश्चात वस्तुएं समान चाल से परस्पर विपरीत दिशाओं में चलने लगती, तो समान चाल, इसकी चाल v बोल दी, इसकी चाल v बोल दी। ये चाल एक नहीं, ये चाल एक होगी तो संभव ही नहीं है। तो फिर बात कभी भी कि एक स्थिर वस्तु से जाकर टकरा जाए और ये अपना कुछ अंश इसको दे भी दे और कुछ रख भी ले और विपरीत दिशा में भी चले जाए, तो ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं चीज। कि अगर मान के चलो ये चल रहा है 10 जूल एनर्जी से, ये गया टकराया, उसको कुछ ऊर्जा दे दी, कुछ खुद भी रख ली और उसके पास उतनी ही बची जितनी पहले थी, तो सर टकराकर दूसरे को कैसे दे दी? ठीक है, तो यहां पर यह दोनों समान नहीं होंगे। चलिए फिर उसके अंदर हमने ऊर्जा संरक्षण लगाया, m1 u1 प्लस m2 u2, बिल्कुल बेसिक सी बात, बराबर होगा m1 v1 प्लस m2 v2। पहले वाले का द्रव्यमान m1 है, हमें m1 बटा m2 निकालना है ना। a और b के द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर m1 है, u है। ठीक है, फिर ये तो रेस्ट पे था m1 v1। अच्छा, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव बोलना पड़ेगा वेग, क्योंकि एक इधर है एक इधर है। अब यहां पर v1 जो है वो v है और v2 जो है वो v है, एक को माइनस v बोला एक को v बोला। फिर उसके बाद में यहां पर u की वैल्यू भी नहीं पता थी, तो हमने e के पास गए, बोले भैया e तेरी मदद की जरूरत है। तो e आसान होता है, v2 माइनस v1 अपॉन में u1 माइनस u2। तो अब हमारे पास v2 तो जो v है ये v है और v1 जो है वो माइनस v है, विपरीत दिशा है। तो यहां से सॉल्व करके हम u की वैल्यू लेकर आए, u बराबर हो गया 2v के। यहां पर रख दिया तो u की जगह 2v रख दिया, तो अब सब कुछ v के पदों में v से v कटेगा, m1 बटा m2 का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, अब 1 2 3 4 5वीं लाइन में क्या हुआ है, यहां पर बेटा ये लिखा हुआ है m1 2v और ये माइनस m1v, तो ये माइनस वाला इस तरफ आ गया तो प्लस हो जाएगा। तो देखो या m1 है या v है, या m1 है या v है। ओके सर, तो मैं चाहूं तो इसे लिख सकता हूं m1v कॉमन लेकर, यहां पर 2 है और यहां पर 1 है, यहां पर ये 2 है यहां पर 1 है, ये 2 है और यहां कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 2 प्लस 1 3 हो गया। फिर ये इधर का था इधर ही था, v से v कट गया, m1 बटा m2 1/3 आ गया। हाँ इशू बेटा कोई बात नहीं बेटा, अगर आप मैं क्वेश्चन लगा रहा हूं तब बन रहे हो और खुद से लगा रहे हो तो नहीं बन रहे, मतलब कि अभी आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, आप
और थोड़ी सी मेहनत कीजिए और जितने सवाल मैं लगवा रहा हूं उतने लगाते रहिए। अल्टीमेटली थोड़े दिनों में आपसे भी पूरे सवाल लगने लगेंगे, चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, खुद जब करो तो आराम से क्वेश्चन करा करो। चलो राजा बेटा, अगर तुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाना है तो अभी से ही चले जाना। ये मेरी अगला चैप्टर जो 4 बजे में पढ़ाने आऊंगा वो मत देखना, क्योंकि अगले चैप्टर में तो है ना स्थिर विद्युतिकी में पूरे फिजिक्स के सबसे ज्यादा फॉर्मूले हैं। क्लास 12 का पहला चैप्टर, उस चैप्टर में इतने फॉर्मूले हैं जितने तुमने आज तक फिजिक्स, मतलब जब से मैंने फिजिक्स पढ़ाना शुरू करी है वो सारे फॉर्मूले एक तरफ, स्थिर विद्युतिकी के सारे फॉर्मूले एक तरफ, है ना, उसमें भयंकर फॉर्मूले हैं। तो अगर तुझे 3 फॉर्मूले में या 2 बातों में समझ में नहीं आ रहा कभी भी, M1 U1 ये ऊर्जा संरक्षण, ये E, इनमें समझ नहीं आ रहा कि कब क्या लगेगा, तो फिर अगले चैप्टर में तो फिर मेरे को लग रहा है कि भगवान ही बचा सकते हैं अब तुम्हें। देखो अगला क्वेश्चन 5 के बाद में क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर यह नीट 2019 का सवाल हमें बोला है कि चाल यू से गतिमान m द्रव्यमान का कोई पिंड, अच्छा ए विराम कोई द्रव्यमान है ए, ठीक है, इसका यह 4m द्रव्यमान है और इसकी चाल u है। ओके सर, और फिर उसके बाद में बोला है कि यह जाके टकराता है किसी स्थिर 2m द्रव्यमान से जो कि है B, ओके, से आमने सामने सीधे प्रत्यास्थ प्रकृति के टक्कर होती है। फिर यह संघट होता है। संघट के पश्चात संघट करने वाले पिंड A में आपको बताना है ऊर्जा में जो क्षतीय भाग होगा, मतलब कि जो ऊर्जा में हानि होगी वो कितनी होगी, कितना भाग ऊर्जा की हानि होगी ए में। ठीक है, सवाल को फिर से एक बार बढ़िया तरीके से समझते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला है कि यहां पर एक 4m द्रव्यमान है, ये 2m द्रव्यमान है, ये जाके इससे टकराया, प्रत्यास्थ टक्कर हो रही है। कैसी टक्कर हो रही है? सबसे पहली बात प्रत्यास्थ टक्कर हो रही है। तो क्या प्रत्यास्थ टक्कर में ऊर्जा में हानि होती है? क्या प्रत्यास्थ टक्कर में गतिज ऊर्जा में हानि होती है? नहीं सर, प्रत्यास्थ टक्कर में गतिज ऊर्जा में हानि नहीं होती है। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा और अंतिम गतिज ऊर्जा समान होती है। तो सवाल वाले ने क्या पूछा? सवाल वाले ने बोला है कि पिंड ए के लिए, हाँ सर, ए की ऊर्जा में हानि हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो जाके टकराएगा, फिर टकराने के बाद में दोनों चल रहे, मतलब उसने अपनी कुछ ऊर्जा बी को दे दी, लेकिन टोटल गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा। तो ए की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन पूछा है। तो वो एक्चुअल में हमसे पूछना क्या चाह रहा है? वो हमसे पूछना चाह रहा है कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ए का बटे में प्रारंभिक गतिज ऊर्जा ए की, ये हमसे पूछना चाह रहा है। बस ऊर्जा में परिवर्तन ए का पूछना चाह रहा है, ए का। ठीक है, अच्छा, तो क्या ए की प्रारंभिक ऊर्जा पता है हमें? ओके सर, ए का वेग पता है, ए का द्रव्यमान पता है। तो क्या मैं ए की अंतिम ऊर्जा निकाल लूं? तो क्या मैं ए का अंतिम वेग निकाल सकता हूं? क्या सवाल समझ में आ गया आप लोगों को कि करना क्या है, कैसे करना है ना? क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि ए में कितने, ये इसमें प्रतिशत भी पूछ सकता है आपसे, कितने प्रतिशत हानि हो रही है। तो प्रतिशत हानि मतलब परिवर्तन बटा प्रारंभिक। किसका परिवर्तन बटा प्रारंभिक? केवल एक पिंड की बात कर रहा है वो, आवाज ए की बात कर रहा है। तो ए में कितना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ बटे में ए की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा वेग से या चाल से निकलेगी हमारे पास। तो यहां पर हमारे पास चाल है इसकी u, ये 4m द्रव्यमान है, इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा तो हमें पता है ना। मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, गतिज ऊर्जा फाइनल माइनस इनिशियल बटे में गतिज ऊर्जा इनिशियल। ठीक है, या हम चाहे तो इसमें प्रतिशत परिवर्तन में आपको बहुत बार सिखा दिया है ना, तो इसको बीच में से तोड़ दो, ये हो जाएगा फाइनल बटे में इनिशियल -1। ये सॉल्व करना है हमें ए के लिए ना, ये सब कुछ किसके लिए सॉल्व होगा? ए के लिए सॉल्व होगा। तो ए की अंतिम गतिज ऊर्जा मतलब ए का वेग निकालना पड़ेगा। तो क्या मुझे v1 निकालना है?
क्या मुझे V1 निकालना है, और V1 निकालना मेरे लिए कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। मेरे पास है बड़ा वाला फॉर्मूला, V1 बराबर होगा, जो कि यहां पर प्रत्यास्थ प्रकृति का संघट हो रहा है, तो E की वैल्यू 1 हो गई है। मतलब मैं सीधे सीधे यहां पर लिख सकता हूं M1 माइनस M2 अपॉन में M1 प्लस M2 इनटू 11, 21 और ये होगा 2M2U2 अपॉन में M1 प्लस M2। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाने से कभी घबराओ मत। क्यों? क्योंकि ये वाला फॉर्मूला भले ही तुम्हें देखने में बड़ा लगता हो, लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला है यहां पर कि दूसरा वाला जो द्रव्यमान है वो रेस्ट पर है ना। ध्यान से पढ़ बेटा क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोला U चाल से गतिमान 4m द्रव्यमान का कोई पिंड A विराम में स्थित, कॉमा है यहां पे, कॉमा, विराम में स्थित 2m द्रव्यमान के किसी पिंड B से आमने सामने सीधे प्रत्यास्थ प्रकृति का संघट करता है। तो ये रेस्ट पे ये चल रहा है। तो ये फॉर्मूला लगाने से सर हमें डरना क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि ये फॉर्मूले में देखो यार, ये U2 0 हो गया, तो ये वाला पूरा पद 0 हो गया, है ना। देखो हमारे पास बहुत बार ऐसा क्वेश्चन होता है कि एक मतलब बहुत बार क्या 90% नीट में जितने सवाल आए उनमें से यही है कि एक गतिमान वस्तु जाके रुकी हुई वस्तु को टक्कर मार दी। वो बेचारा खड़ा हुआ था, फुकड़ में जाके गाड़ी ठोक दी, तो खड़ी हुई वस्तु पे गाड़ी ठोक गई, या खड़ी हुई वस्तु पे दूसरी वस्तु जाके टकराई है। तो यहां पर ये वाला द्रव्यमान, ये वाला वेग तो 0 हो गया, तो ये वाला पूरा पद निकल गया। तो अब आसान है हमारे लिए। एक बार V1 निकाल लेते, क्या होगा सर? ये होगा पहले वाला द्रव्यमान है 4m माइनस 2m अपॉन में 4m प्लस 2m इनटू U। ये प्लस तो 0 हो गया। ये होगा 2/6, 2m, 4 में से 2 गए, 2 बचे, 4 प्लस 2 6, या ये कट जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो 1/3 या ऊपर U है तो U/3 वेग बचेगा। क्या सभी को मामला क्लियर है? क्या सभी को मामला क्लियर है? वेग 1/3 हो गया है, 1/3 वेग हो गया है। तो अब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन निकालना है हमें, तो आसान सी बात है। देखो गतिज ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बटे में प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो ये अभी हमने लिखा सर, ये होगा फाइनल गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा -1। अच्छा देखो गतिज ऊर्जा होता है हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ mv फाइनल का स्क्वायर अपॉन में हाफ mu स्क्वायर -1। तो हाफ m से हाफ mv कट गया, लो भैया, तो v का स्क्वायर अपॉन में u का स्क्वायर -1। हाफ m से हाफ m भी कट जाएगा क्योंकि वेग ही निकालना है बस हमें। तो क्या होगा सर? ये होगा U/3 का स्क्वायर बटे में U का स्क्वायर, प्रारंभिक वेग U था, तो ये होगा 1/9, अच्छा U स्क्वायर बटे में 9, पूरा कर देता हूं एक बार, बटे में U स्क्वायर -1। U स्क्वायर से U स्क्वायर कट गया, ये हो गया 1/9 -1। या मैं चाहूं तो इसे सीधे सीधे लिख सकता हूं माइनस करके -8/9, -8/9, 9 में से 1 माइनस होगा 8/9। तो 8/9 इज द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 8/9 इज द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है मामला? थोड़ा सा हो सकता है किसी को डिफिकल्ट लगा हो, लेकिन इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। हमें गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बटे में प्रारंभिक गतिज ऊर्जा निकालनी थी, तो वही हमें, उसी से हमें कितना भाग क्षय हुआ ये पता चलेगा। तो फाइनल बाटा अंतिम बटे में प्रारंभिक -1 करना है, अंतिम हाफ mv स्क्वायर बटे में हाफ mu स्क्वायर -1, तो v स्क्वायर बाय u स्क्वायर -1। अब अंतिम वेग कैसे निकाला? हमारे पास प्रारंभिक वेग है, द्रव्यमान दिया हुआ है, तो अंतिम वेग का हमने बड़ा वाला सूत्र लगा लिया। इस सूत्र में ये वाला पद तो 0 हो गया क्योंकि U2 जो है वो 0 हो गया, तो यहां पर ये वाला पद 0 हो गया और यहां से हमने V1 की वैल्यू निकाल ली, U/3 आ गई। अब U/3 आकर हमने पूरी वैल्यू रखी और सॉल्व कर लिया, है ना। माइनस में आया, क्वेश्चन में माइनस में नहीं है क्योंकि उसने खुद ने बोल दिया कि ऊर्जा में क्षय होगी, ऊर्जा में क्षय। क्षय मतलब कि नेगेटिव, परिवर्तन जो होगा वो नेगेटिव होना चाहिए। क्या सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ, आंसर में मतलब हमारा आंसर नेगेटिव आया, ये बात को ये दिखा रहा है। नेगेटिव मतलब कि ऊर्जा में परिवर्तन आया और ऊर्जा कम हो गई है, ऊर्जा कम हो गई है। क्लियर है कहानी? इस बार टेस्ट का सिलेबस क्या है बेटा? अभी टेस्ट थोड़ी ना होगा, इस संडे नहीं होगा टेस्ट, अब अगले संडे होगा टेस्ट, और उस अगले संडे में हाँ अब आपको पुराने
टॉपिक भी आएंगे, जो अगले संडे टेस्ट होने वाला है ना, उसमें पुराने टॉपिक भी आएंगे। तो अभी हम लोग मिल बांट के देख लेंगे कि कहां से करना है। आप जहां से बोलोगे उस चैप्टर से हम कर लेंगे, ठीक है। वैसे मैं सोच रहा हूं कार्य ऊर्जा शक्ति से ही किया जाए। कार्य ऊर्जा शक्ति, उसके बाद में वृत्तीय गति, द्रव्यमान केंद्र और संघट, और अगला चैप्टर भी हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा सिलेबस कम कर देंगे, भले देखेंगे। चलो हाँ भाई, तो आगे बढ़ते। हाँ, अब हमारे पास और भी कुछ सवाल हैं, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ और सवाल थे हमारे पास, ये ऊर्जा संरक्षण वाले सवाल थे जो मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिए हैं। तो ठीक है, मैं अभी आपको एक और लास्ट एक दो और कंसेप्ट बचते हैं हमारे संगठ पर, पहले वो पढ़ा देता हूं, और उसके बाद में फिर ये जो बची हुई कहानी होगी वो भी मैं आपको, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से वो भी मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है। चलो, तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें मतलब हमने 90% सवाल कर लिए। अब इसमें एक दो प्रकार के और सवाल होते जिन पे हमें चर्चा करनी होगी, है ना। तो अब हमने जैसे कल प्रत्यास्थ टक्कर पे अलग अलग केसेस बनाए थे, उसमें दो इंपॉर्टेंट केसेस है, समान द्रव्यमान या एक द्रव्यमान बहुत बड़ा हो गया, एक द्रव्यमान बहुत छोटा हो गया, ठीक है। अब हमें अप्रत्यास्थ टक्कर में और भी कुछ डिस्कशन करना है ना। तो इसी प्रकार के कुछ होमवर्क में भी क्वेश्चन थे, वो वाले क्वेश्चन भी आपसे बन जाएंगे। तो एक और हेडिंग डालेंगे अपनी कॉपी में, अप्रत्यास्थ टक्कर पर महत्वपूर्ण उदाहरण। अप्रत्यास्थ टक्कर पर उदाहरण या एक केस डिस्कस करूंगा मैं आपसे ना। अप्रत्यास्थ टक्कर पर देखो, अप्रत्यास्थ टक्कर के जो क्वेश्चन होंगे वो आप कर ले जाओगे, है ना। कैसे कर ले जाओगे, यहां पर इस प्रकार के जो क्वेश्चन थे ये अप्रत्यास्थ टक्कर ही थी, तो इस पे आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आपको पूरे पूरे फॉर्मूले लगाने होते, ये आप सॉल्व कर लोगे, है ना। लेकिन अब क्या होता है, इसमें एक और उदाहरण होता है, एक इंपॉर्टेंट केस होता है जो मेरे को आपको बताना पड़ेगा, तभी आपसे सॉल्व होगा, ठीक है। क्या है वो केस, उस पे करते हैं हम डिस्कशन शुरू। मान के चलो मेरे पास एक गेंद है, गेंद वाला केस, आप चाहो तो लिख लो, गेंद वाला केस। एक गेंद को हमने h ऊंचाई से छोड़ दिया, ठीक है। अब ये गई जमीन से टकराई, है ना, ये नीचे गई और ये जमीन से टकराई। अब टकराने के बाद जमीन से ये टकराई है, मान के चलो u चाल से टकराई है, ठीक है। तो टकराने के बाद में अगर प्रत्यास्थ टक्कर होती, ध्यान से सुनना इस बात को, अगर प्रत्यास्थ टक्कर होती तो यह टकराने के बाद में यदि h हाइट से गिरी है तो कितनी ऊपर जाती, h से कम, h से ज्यादा। अगर प्रत्यास्थ टक्कर होती, शब्दों पर ध्यान दे मेरे, यदि प्रत्यास्थ टक्कर होती तो h हाइट से गिरी हुई गेंद कितनी ऊपर जाती। हाँ आया सर, ये तो आसान बात है, वेरी गुड सर। h हाइट से गिरी तो टकराने के बाद में h ही ऊपर जाएगी अगर प्रत्यास्थ टक्कर हुई। लेकिन अगर अप्रत्यास्थ टक्कर हुई तो क्या होगा सर? अप्रत्यास्थ टक्कर हुई तो टकराने के बाद में अब जो गेंद जाएगी वह गेंद h ऊपर नहीं जाएगी, वह गेंद कुछ कम ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, ठीक है। फिर टकराएगी, फिर टकराने के बाद में और कम ऊपर जाएगी, फिर आएगी नीचे, फिर टकराएगी, फिर और कम नीचे जाएगी, फिर टकराएगी, फिर आएगी, और इसी प्रकार से इसकी कहानी चलती रहेगी। तो कुछ अनंत टक्कर बाद या अनंत टप्पे बाद ये रुक जाएगी। h/2 होगा नहीं होगा, कितना भी हो सकता है, लेकिन एक बात पक्की है कि सर हर टक्कर के बाद में यह h से कम ऊपर जाएगी। क्या इतनी सी बात सभी को चमकती है? 12th के मॉड्यूल है, हाँ बेटा 12th के मॉड्यूल भी है संपूर्ण फिजिक्स में, चिंता ना करो। हाँ, तो क्या ये बात सभी को चमकती है कि सर अगर h हाइट से गिर रही है तो टकराने के बाद में h से कम ऊंचाई पर जाएगी। अब हमें यही निकालना है कि कितनी कम ऊंचाई पर जाएगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको क्वेश्चन में बोला, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में बोला गया है कि यह कैसी है? अप्रत्यास्थ टक्कर है। तो यहाँ पे प्रत्यावस्थान गुणांक, अच्छा प्रत्यावस्थान गुणांक को अंग्रेजी में कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। आप चाहो तो कल जहां पे हमने जहां पर पहली बार प्रत्यावस्थान गुणांक लिखा था वहां पे ब्रैकेट में लिख लो
प्रत्यावस्थान गुणांक को अंग्रेजी में कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो अब ये प्रत्यावस्थान गुणांक मान के चलो ई है। कितना है प्रत्यावस्थान गुणांक? ई है। तो अगर प्रत्यावस्थान गुणांक ई है तो इस कंडीशन में अगर गेंद यू से टकरा रही है तो कितने वेग से उठेगी, है ना। देखो अगर मुझे ये पता करना कि कितना ऊपर जाएगी तो उसके लिए ये पता होना चाहिए कि कितने वेग से उठेगी। ठीक है, कितने वेग से उठेगी ये पता करना है। तो अच्छा, तो अब कैसे पता कर सकते हैं? यहां पर देखिए, मान के चलो मैं एक एक कंडीशन मान रहा हूं कि यहां पर मेरे पास एक गेंद थी। ठीक है, ये आके टकरा रही है, ये टक्कर हो रही है, इसकी चाल है यू। ठीक है, अब इसे मैंने नंबर 1 वस्तु बोल दिया, ये गेंद को 1 नंबर वस्तु बोल दिया। ठीक है, अब दूसरी वस्तु किससे टकरा रही है? गेंद। सर गेंद टकरा रही है पृथ्वी से। किससे टकरा रही है? पृथ्वी से। तो 2 नंबर वस्तु जो गई वो हमारी पृथ्वी हो गई। ठीक है, अब हमें टक्कर के बाद वेग पता करना है। क्या पता करना है? टक्कर के बाद वेग पता करना है। तो यदि मुझे टक्कर के बाद में वेग पता करना है, टक्कर के बाद में वेग पता करना है, तो मैं कैसे पता कर सकता हूं टक्कर के बाद वेग? तो सर मैं लगाऊंगा ई की व्यवस्था, क्योंकि ई ही दिया है मुझे, ई के पदों में ही। तो ई की वैल्यू होती है सर v2 माइनस v1 अपॉन में u1 माइनस u2। ठीक है, ओके सर। तो देखो v2 और u2 तो मेरा 0 ही है, क्योंकि टक्कर के पहले और टक्कर के बाद में जमीन थोड़ी ना चल जाएगी। तो यहां से e की वैल्यू आ जाएगी, ये होगा v2 जो हो गया 0 माइनस v1। अब मुझे निकालना है कि टक्कर के बाद में मेरी गेंद कितने वेग से ऊपर जाएगी, बटे में। मेरी गेंद का वेग कितना? मेरी गेंद का वेग माइनस यू है, माइनस यू, क्योंकि नीचे आ रही है गेंद तो माइनस यू होगा। माइनस u2 जो है, u2 क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि मेरी गेंद जो है या पृथ्वी जो है, पृथ्वी का कोई वेग नहीं होगा, पृथ्वी का कोई वेग नहीं होगा टक्कर से पहले, टक्कर के बाद में, तो उसको मैंने 0 कर दिया। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं लिख सकता हूं E बराबर होगा माइनस v1 अपॉन में माइनस यू। माइनस से माइनस कट गया, u मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो हो जाएगा E इंटू यू बराबर होगा v1 के। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट सी बात ये हमने डिराइव करी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सा केस है जो हमें पता होना चाहिए। क्या 0 कहां से आया? बेटा वही बोल रहा हूं, तू कान से सुन मेरी बातों को। कौन है ये 0 कहां से आया? 3 बार बोल के बताया ना। पृथ्वी है, धरती है, धरती है, तो धरती चल नहीं रही है, तो टक्कर के पहले ये 2 नंबर धरती है, तो टक्कर के पहले और टक्कर के बाद पृथ्वी का वेग 0 ही होगा। ठीक है, ऐसा तेरे गांव में ऐसा हो रहा है क्या बेटा कि पृथ्वी पर तूने गेंद फेंकी, पृथ्वी भी उछल रही है, गेंद भी उछल रही है? हाँ भाई, क्या भूकंप आप ही लाते हो इस दुनिया में? क्या नाम है इस बच्चे का? एक तो ना इस बैच में पता नहीं किसी ने बहुत बड़े बड़े कमेंट कर दिए, तो नाम दिखना बंद हो गया मुझे। हाँ भाई बता, क्या भूकंप तुम्हारी वजह से ही आ रहे हैं? सर पिछली बार जब भूकंप आया था, जो दिल्ली में झटके आए थे, वो एक्चुअल में मेरे हाथ से एक गेंद नीचे गिर गई थी सर, तो इसकी वजह से भूकंप आ गया था सर। अब मैं ध्यान रखूंगा, थोड़ा ध्यान रखो, है ना, गेंद ना नीचे गिरे। इंग्लिश में क्या लिखे है? इंग्लिश में लिखे है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। थोड़ा खतरनाक नाम है, तो हिंदी का भी खतरनाक है, प्रत्यावस्थान गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अच्छा, तो इस सब से हमें क्या पता चला? इस सब से, हाँ जयपुर में भी आया था ना, हाँ, तो ये इसने कहीं बीच में गेंद को टप्पा दे दिया होगा। देखो, तो अब यहां पर यह जो वेग है, यह वेग क्या दर्शा रहा है? यह वेग दर्शा रहा है कि अगर मेरे पास एक गेंद u से टप्पा खाई है, तो टप्पा खाने के बाद में ये eu वेग से ऊपर जाएगी। कितने वेग से जाएगी? eu वेग से ऊपर जाएगी। या वेग जो है वो e गुणा हो जाएगा, वेग जो है वो e गुणा हो जाएगा, है ना। तो इसमें आपको जो याद रखने वाली बात है वो यही है eu। मतलब ये हुआ बेटा कि अगर मेरे पास e की वैल्यू वैसे भी 1 से कम होती है,
ई की वैल्यू वैसे भी 1 से कम होती है। तो यहां पर EU गुणा वेग हो जाएगा, EU गुणा वेग हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा कि वेग E गुणा कम हो गया है। जिसे E की वैल्यू 1/2 दे दी जाए, E की वैल्यू कितनी दी 1/2, मतलब टप्पा खाने के बाद में वेग आधा हो जाएगा, पहले टप्पे बाद। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना मेरी बात को, ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर मैंने बोला कि ये गेंद टकराई है 5 मीटर पर सेकंड से, तो वेग टप्पा खाने के बाद में 5 × E हो जाएगा। अगर गेंद टकराई है 10 मीटर पर सेकंड से, तो टप्पा खाने के बाद में वेग 10 × E हो जाएगा। वेग टकराई है 100 मीटर पर सेकंड से, तो टप्पा खाने के बाद में वेग 100 × E हो जाएगा। ये पहला टप्पा हुआ। सर पहला टप्पा मतलब देखो, अब अगर मान के चलिए गेंद ऊपर गई, वापस से नीचे यहां पर पहुंची, तो अब ये जब यहां पर पहुंचेगी तो फिर से इसका वेग EU ही हो जाएगा। अरे EU ही रहेगा ना, यहां से गई वेग कम हुआ, फिर बड़ा, यहां पर आकर फिर से वही वेग हो गया। अब जब वापस से टप्पा खाएगी तो जमीन तो वही है, गेंद भी वही है, तो टप्पा खाने के बाद में फिर से इसका वेग जो हो जाएगा वो E गुणा टकराने से पहले वाला वेग हो जाएगा, है ना। ये क्या है, E गुणा टक्कर से पहले वाला वेग। तो टक्कर से पहले वाला वेग U था यहाँ पे, अब यहां पर टक्कर के पहले वेग EU था, तो टकराने के बाद में दूसरी टक्कर बाद वेग जो होगा वो E गुणा EU हो जाएगा। कितनों को ये बात चमकी कि सर जितने भी वेग से टकराएगा उसका E गुणा हो जाएगा, या मैं बोल सकता हूं ये वेग हो जाएगा E² U गुणा, है ना। तो पहली टक्कर बाद क्या हुआ था, पहली टक्कर बाद वेग EU हो गया था। क्या हो गया था, EU जितना था उसका E गुणा हो गया। अब दूसरी टक्कर बाद E² U हो गया। तीसरी टक्कर बाद क्या होगा सर, तीसरी टक्कर बाद बस अब आपको कुछ समझ आए, मतलब कुछ ज्यादा फॉर्मूले याद हो, ये सारी बात याद रहे ना रहे, ये बात जरूर याद रहनी चाहिए कि हर टक्कर के बाद में वेग जो है वो E गुणा हो जाता है। क्या हो जाता है, E गुणा। तीसरी टक्कर बाद E की घात 3 हो जाएगा। चौथी टक्कर बाद क्या होगा, चौथी टक्कर बाद सर ये क्या कर रहा हूं मैं, ऊपर का ऐसा का ऐसा नीचे लिख ले, ये कर रहा हूं मैं, है ना। तो ये हो जाएगा E⁴ U। ठीक है, पांचवी टक्कर बाद E⁵ U। तो आपको ऐसे पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, 9वीं, 10वीं, 15वीं टक्कर के बाद में वेग पूछ सकते हैं। तो जितनी भी टक्कर होगी उतनी गुणा E मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, जैसे आपको बोला कि n टक्कर हो गई, कितनी टक्कर हो गई, n टक्कर बाद, n टक्कर बाद, n टक्कर बाद क्या होगा सर, तो n टक्कर बाद वेग जो होगा वो E⁴n × U हो जाएगा। ये व्यापक फॉर्मूला है, इसका रट्टा लगा सकते हो कि n टक्कर बाद वेग जो हो जाएगा वो E⁴n × U हो जाएगा। क्लियर है मामला, आ गया समझ में, ये याद होना चाहिए, ये पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन में। अच्छा, इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है सर, इसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि यार ये h ऊंचाई से गिर रहा था, अब कितनी ऊंचाई जाएगा, अब कितनी ऊंचाई जाएगा, अब कितनी ऊंचाई जाएगा, अब कितनी ऊंचाई जाएगा, ऊंचाई पूछ सकते हैं, ऊंचाई पूछ सकते हैं। तो क्या तुम्हारे पास अगर पूर्ण अप्रत्याश टक्कर हो तो क्या होगा बेटा, पूर्ण अप्रत्याश टक्कर हो तो 0 हो जाएगा। यार फिर ये कौन से गांव से आदमी आ गया, पूर्ण अप्रत्याश टक्कर होगी तो क्वेश्चन ही क्यों कर रहा हूं मैं फिर, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, क्वेश्चन डिस्कस करने की जरूरत ही क्या। अगर पूर्ण अप्रत्याश टक्कर हो तो 0 हो जाएगा, E की वैल्यू 0, मतलब ये तो 0 हो गया, तो ये टकराने के बाद में चिपक गया इसमें धरती में, खत्म बात, गेंद गई। या जैसे वो मिट्टी होती ना, मिट्टी का गोला, या हेलो माइक चेक, हेलो माइक चेक, हेलो माइक चेक। हाँ भाई अब चल रही है।
चल रही है क्लास? कुछ बच्चों के तो मजे ही आ गए थे। कुछ बच्चों को लगा कि यार ये सर तो खतरनाक है, इन्होंने बोला चलो ठीक है थैंक यू टाटा बाय बाय और क्लास ही बंद हो गई। ये कौन सी टेक्नोलॉजी है सर के पास में कि सर ने वहां खड़े होकर बोला थैंक यू टाटा बाय बाय और क्लास बंद। चल रही है क्लास? चलो देखो, तो यहां पर अब हमारे पास क्या हुआ, n टक्कर बाद वेग जो होगा वो e की पावर n u हो गया। अच्छा, अब हमें यह पता करना है कि यार मान के चलो यहां पर गेंद यहां h ऊंचाई से आके टकराई, फिर उसके बाद में यह ऊपर गई, तो यह कितनी ऊपर जाएगी, फिर उसके बाद में कितनी ऊपर जाएगी, फिर उसके बाद में कितनी ऊपर जाएगी, फिर उसके बाद में कितनी ऊपर जाएगी, यह ऊंचाई निकालनी है। जैसे ये निकाला वैसे n टक्कर बाद वेग निकाल, यह ऊंचाई निकालना। तो ऊंचाई क्या होती, ऊंचाई कैसे निकालते? ऊंचाई का सूत्र क्या होता है? अगर आपके पास वेग हो तो आप ऊंचाई क्या लिख सकते हो? सर ऊंचाई लिख सकते हैं हम u स्क्वायर बाय 2g बराबर होता है h के। क्या ये बात सही है? क्या u स्क्वायर बाय 2g बराबर होता है h के? क्या ये बात सही है? सर कैसे? सरल रेखा में गति में पढ़ाया था, गति का तृतीय समीकरण से हम निकाल सकते हैं। u स्क्वायर बाय g h के बराबर होता है। ठीक है, ओके सर। तो अगर यह हमें पता चल जाए, तो अब मेरे पास वेग तो है, और बाबा पता चल गया मेरे को कि पहली टक्कर बाद वेग eu हो गया है, पहली टक्कर बाद वेग eu हो गया। तो मैं अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मैं डायरेक्ट कर सकता हूं। क्या? पहली टक्कर बाद h जो होगा उसे h1 बोल देते और वो हो जाएगा eu का स्क्वायर अपॉन में 2g। देख, eu का स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि अब ये u का स्क्वायर हो गया है। क्या हो गया है? u का स्क्वायर हो गया है। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर e स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन में 2g, या u स्क्वायर बाय 2g। तो h था हमारा, h क्या है? h तो हमारे पास टोटल हाइट है, ये वाली हाइट है। तो ये हो जाएगा h1 की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास, वो लिख सकते हैं हम e स्क्वायर h, ये होगा हमारे पास h1। e स्क्वायर h हमारे पास होगा h1 के बराबर। ये स्क्वायर हो जाएगा यहां पर, अब स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप h2 निकालोगे, इसी प्रकार से आप h3 निकालोगे, इसी प्रकार से h2 निकालोगे, तो हो जाएगा e की पावर 4h हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर क्या आएगा? e स्क्वायर u का स्क्वायर, तो e का स्क्वायर है ना, तो e के स्क्वायर का स्क्वायर मतलब 4 गुना हो गया। ऐसे ही h3 निकालोगे तो e की पावर 6h हो जाएगा। इसी प्रकार से आप चाहो तो डायरेक्ट कर दो, डायरेक्ट n वाले के लिए कर दो, n वाले के लिए। तो n वाले के लिए क्या हो जाएगा? n वाले के लिए hn हाइट जो हो जाएगी वो हो जाएगी e की पावर 2n इंटू h, e की पावर 2n इंटू h, मतलब nth टक्कर बाद कितनी ऊपर उठेगी गेंद, n टक्कर बाद, है ना। ये स्क्वायर क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर u का स्क्वायर होता है, u का स्क्वायर होता है। क्लियर है छोटी सी बात? अरे बोल मेरे प्यारे, आया समझ में? क्लियर है मामला? इसी प्रकार से हमसे ये भी पूछ सकता है कि भैया ये बताइए कि इसका उड़यन काल क्या है, मतलब ये कितनी देर लगी, यहां से गई डुई वापस आई, डुई वापस आई, डुई वापस आई, डुई वापस आई। तो जैसे हमने ऊंचाई पर चर्चा करी, ऐसी ही चर्चा उड़यन काल पे भी हो सकती है। उड़यन काल, अच्छा क्या मुझे पता है कि उड़यन काल का जो सूत्र होता है वह 2h t फ्लाइट, या कैपिटल टी लिख देते इसे, 2u/g होता है। क्या उड़यन काल का सूत्र 2u/g होता है एक गेंद के लिए? 2h/g नहीं, 2u/g होता है। भूल गए सब? आगे पाठ पीछे सपाट। क्या होता है? 2u/g होता है। अरे होता है, 2u/g होता है। तो अब इसमें t और u समान एक उपाधि एक दूसरे के, यहां पे u का स्क्वायर था इसलिए e की पावर 2n हुआ था। अब यहां पे वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे देखो, अगर मैंने बोला कि पहले का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, मतलब सर यहां से गेंद उठ गई और घूम कर आई तो कितना टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, कितना टाइम ऑफ
फ्लाइट क्या होगा। तो कितना टाइम ऑफ फ्लाइट होगा ये कैसे निकालेंगे सर? तो यहां पर हम पहली टक्कर बाद, फिर से वही लिखेंगे, पहली टक्कर बाद, पहली टक्कर बाद जो टाइम ऑफ फ्लाइट, इसे मैं T1 बोल देता हूं, तो ये T1 हो जाएगा 2EU/mg। क्यों सर EU क्यों कर दिया? क्योंकि अब यहां पर हमारे पास E गुना हो गया वेग, तो इसे मैं अल्टीमेटली चाहूं तो E इंटू कैपिटल T, इसको मैंने कैपिटल T बोल दिया। इसी प्रकार से T2 दूसरी वाली टक्कर के बाद में टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब यहां पर सर गई गेंद, टकराई, फिर टकराकर वापस से टकरा, ये पहली बार टकराई, दूसरी बार टकराई, तो अब कितनी देर हवा में रहेगी? तो उसके लिए ये हो जाएगा E² 2U/g या E² गुना हो जाएगा। T3 के लिए E³ 3 गुना हो जाएगा। इसी प्रकार से Tn के लिए लिखेंगे तो E⁴n इंटू T हो जाएगा, E⁴n इंटू T हो जाएगा। क्लियर है कहानी? क्या इतना सा सभी को आया है समझ में? क्या इतना सा सभी को समझ में आया है? नहीं बेटा, यहां पे E⁴9 नहीं होगा, यहां पे E⁴6 ही होगा, है ना। क्या होगा? E का स्क्वायर, ये देखो E का यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर अगर मैं 3 के लिए बात करूंगा तो E⁴3U/2g का स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू बचेगी। जैसे U का स्क्वायर 3U का स्क्वायर करूंगा मैं अपॉन में 2g, तो ये 3 इंटू 2 6 होगा, 9 गुना नहीं होगा वहां पर। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें पता होना चाहिए। अब इसमें एक लास्ट सवाल जो आपको होमवर्क में भी मिला था और जो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, एक लास्ट सवाल आपको बोल सकता है कि भैया यहां पर गेंद द्वारा तय की गई, देखो ये बस ये याद रख लो यार, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये अगर मेरे पास फिर से पूरा रिवाइज करवा देता हूं, गेंद आ रही है, जा रही है, टकरा रही है, आ रही है, जा रही है, टकरा रही है, तो ये टप्पा खा के ऊपर जा रही है, टप्पा खा के ऊपर जा रही है, टप्पा खा के ऊपर जा रही है, टप्पा खा के ऊपर जा रही है। ठीक है, सोचा था कभी कि सर गेंद पर भी इतना खतरनाक सवाल बन सकता है? बचपन में तो बड़े मजे से एक गेंद छोड़ देते थे हम, अब छोड़ोगी गेंद कभी? जिंदगी भर याद रहेगी ये चीज कि सर बचपन में तो हम ऐसा करते थे, एक गेंद छोड़ देते थे, वो टप्पा खाती रहती थी, देखते रहते, टप 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 रुक गई, है ना। जिस दिन फिजिक्स की क्लास करी सर, उस दिन समझ में आया कि वो जो जिंदगी में गेंद मैंने इतनी आसानी से छोड़ी थी, वो इतना आसान नहीं था मामला उसका, कि जो गेंद मैंने छोड़ी थी वो गेंद, है ना। अब अगर तुम्हें तुम्हारे गली में या मोहल्ले में या घर में कोई छोटा बच्चा उस गेंद के साथ खेलता हुआ दिखाई दे, है ना, और वो गेंद को छोड़े और उसको देखता रहे और वो खुश हो, तो तुम उसको देख के खुश हो लेना थोड़ा सा, कि इसे अभी पता नहीं है भविष्य में क्या होने वाला है इसके साथ, है ना। ये जो गेंद को ये देख के खुश हो रहा है ना, ये गेंद भी इसको देख के एक दिन खुश होगी। जिस दिन तुम वो गेंद को छोड़कर मजे ले रहे थे उस गेंद के, क्या है टप 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 टप, तो गेंद अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी, तू 2-4 साल और रुक जा, एसपी सर से मिल एक बार, फिर तुझे बताती हूं मैं कौन हूं। देखो भाई, तो यहां पर बस इतनी सी बात याद रखो कि अगर गेंद को हमने एच ऊंचाई से छोड़ा और उसमें यह यू चाल से टकरा रही है, तो ये यू से उठेगी, मतलब nth टक्कर बाद ये E⁴n गुणा यू से उठेगी। पहली बात ये याद रखो। दूसरी बात, कितना आवर्तकाल होगा, तो ये भी E⁴n गुणा हो जाएगा nth टक्कर बाद। तीसरी बात E⁴2n इंटू h गुणा या E⁴2n होगा कब? जब हम ऊंचाई की बात करते हैं। बस 3 बातें याद रखो, 3 फॉर्मूले याद रखना है आपको इसमें, ठीक है। अब इसके अलावा इसमें एक और बात पूछी जा सकती है आपसे, है ना। आपको बोलेगा यहां पर कि भैया ये बताइए, है ना। अब जब ये वैसी बात होगी कि भैया नहीं, अब तो मेरे को ऐसा सवाल बनाना है जो ये नीट वाले कर ही ना पाए, इनके बस के बाहर पहुंच जाए चीजें, तो कैसी बातें पूछने लगेंगे फिर वो,
ना, जैसे जे, ये सब जेई में पूछा जाता है यूजुअली। ठीक है, क्या पूछेंगे कि गेंद द्वारा तय की गई कुल दूरी, गेंद द्वारा तय कुल दूरी। सर ये मतलब कुल दूरी मतलब मान के चलो मैंने बोला कि अनंत टप्पे खा रही है ना, गेंद क्या हो रहा है, गेंद अनंत टप्पे खा रही है। अनंत टप्पे क्यों सर, क्योंकि देखो यार मैं बता नहीं सकता कितने टप्पे खाएगी वो, तो मैंने बोल दिया अनंत बार टकरा रही है। तो कुल दूरी क्या लिखूंगा मैं, कुल दूरी लिखूंगा h प्लस h1 प्लस h2 प्लस, अच्छा h प्लस 2h1 प्लस 2h2 प्लस 2h3 और इसी प्रकार से अनंत तक इन सब का योग कर दूंगा मैं, अनंत तक इन सब का मैं योग कर दूंगा। क्या कर रहा हूं मैं, देखो ध्यान से। पहली बार ये गेंद दूरी तय करी h, फिर गई h1 ऊपर, फिर आई h1 नीचे, फिर गई h2 ऊपर, फिर आई h2 नीचे, फिर h3, फिर h3, फिर h4, फिर h4, जाएगी आएगी 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 जाएगी आएगी, तो ये टक्करें चलती रहेंगी, टक्करें चलती रहेंगी। तो यहां पर हम इन सब का योग करेंगे। अब मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता हूं, मैं आपको इसका सीधा सीधा फॉर्मूला बता देता हूं, आप ध्यान रख सकते हो। ये हो जाएगा h गुणा 1 प्लस ई का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस ई का स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से आपसे पूछ सकते हैं कि गेंद द्वारा लिया गया कुल समय टोटल टाइम कितना लेगी ये गेंद, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। तो टोटल टाइम कितना लेगी गेंद, तो वो उसके लिए फॉर्मूला लगा t इंटू 1 प्लस ई अपॉन में 1 माइनस ई। ठीक है, बस इतना ध्यान रख लो, 1 प्लस ई का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस ई का स्क्वायर। 2 क्यों किया बेटा, तुम लोग क्या दूसरे ग्रह पर बैठे हो क्या यार, कि तुम पहले कमेंट करते हो तो मेरी आवाज बाद में पहुंचती है। तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है वो सब मेरे दिमाग में भी है, मुझे भी पता है सब कुछ। तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर या यहाँ पे 2 क्यों करा, मैंने 3 बार बताई भाई बात कि गेंद ऊपर जाएगी नीचे आएगी, ऊपर जाएगी नीचे आएगी। तो अगर ये h हाइट से आई, फिर h1 हाइट गई ऊपर, फिर h1 हाइट नीचे आई, तो ये h1 और h1 2h1 हो गया। फिर h2 ऊपर गई, फिर h2 नीचे आई, तो h2 और h2 2h2 हो गया। 2 बार वो दूरी तय करेगी ना। मतलब ऐसे कैसे हो जाता कि दूसरे ग्रह पर बैठे हो, मैं सब बोलता हूं, मेरी आवाज जाती है, फिर उधर से पहुंचते उससे पहले तुमको दिखाई दे जाता है। क्यों, क्योंकि सर स्पीड ऑफ साउंड कम होती है स्पीड ऑफ लाइट से, तो आप जो लिखते हो वो हमें दिख पहले जाता है, सुनाई बाद में देता है सर। जैसे बिजली कड़कती है ना, बिजली दिख पहले जाती है, फिर आवाज बहुत देर बाद आती है। तो ऐसा कितनों के साथ होता है कि सर आप लिख देते हो लेकिन फिर हमें बहुत देर बाद सुनाई देता है सर। उतनी देर में सर हमको दिख गया, हमने कमेंट कर दिया, और एक ही कमेंट को बार बार कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट भी कर दिया। कहां से क्लास ले रहे हो, ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो, है ना। चंद्रयान 3 में बिठा दिया था इनको, बहुत बढ़िया। एक बच्चा रमाकांत बोल रहा है सर इनको तो चंद्रयान 3 पे बिठाकर भेज दिया था हमने। हाँ, ई का मान दिया होगा, 110% ई का मान दिया होगा। और नीट में जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आ सकता है वो यही आएगा, मतलब सीधे यही पूछ लेंगे। होमवर्क में मैंने आपको 2-3 प्रकार के इस प्रकार के क्वेश्चन डाले हुए जिसमें यही आंसर है, यही आंसर है ना। उसमें आपको सॉल्व भी नहीं करना है, ये क्वेश्चन ही है जिसका ये आंसर है। ठीक है, एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड आंसर इसलिए बनता है क्योंकि ये अनंत तक ये गुणोत्तर श्रेणी बनता है। ये क्या बनता है, ये गुणोत्तर श्रेणी बनेगा। गुणोत्तर श्रेणी बनता है ये, और उस गुणोत्तर श्रेणी को सॉल्व कर कर ये आंसर आता है ना। ये सारी वैल्यूज रखोगे तो गुणोत्तर श्रेणी बनेगा, उसका आंसर निकालना पड़ेगा। चलिए, कैसा लगा इस बॉल के साथ खेलकर अब तुम लोगों को? आगे बढ़े। अब इसमें एक और लास्ट बात, मतलब ये तो होगी पूरी गेंद की बात है ना। इसमें कभी कभार क्या होता है कि आपको
तिरछी किसी कोण पे भी बॉल फेंक देते। तो ये जो सारी बातें हमने बताई थी, यह सारी हमारी सम्मुख टक्कर, सीधी बॉल टकरा रही थी जमीन से, उसमें हो रही थी। लेकिन सर आपने एक और प्रकार की टक्कर बताई थी जिसके बारे में अभी तक चर्चा नहीं करी, जिसे हमने बोला था तिर्यक टक्कर। क्या नाम दिया था? तिर्यक टक्कर। तो अभी जो तिर्यक टक्कर होती है ना, नानी याद आ गई इस गेंद में तुम्हें, बहुत बढ़िया। तो जो तिर्यक टक्कर होती है उसमें भी हमें, वैसे तिर्यक टक्कर हमें कभी डायरेक्ट सवाल में नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं आपको उसका बेसिक थोड़ा बहुत बता देता हूं और उसका एक उदाहरण डिस्कस करूंगा, एक क्वेश्चन उसका डिस्कस कर लूंगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये तो काफी बड़ा था, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं होगा, चिंता ना करो, है ना, वो 5-10 मिनट में मामला सही हो जाएगा उसका। ठीक है, चलो तो लिख लिया इतना सभी ने? एक बच्चा बोल रहा कि सर जिंदगी में अब ये गेंद को हाथ नहीं लगाऊंगा कभी भी। चलो देखो, हाँ इस पर पीएचडी हो जाएगी। बस एक लास्ट बात और पढ़ लो, हेडिंग डाल लो, तिर्यक टक्कर। तिर्यक टक्कर, वैसे तिर्यक टक्कर में बहुत सारी बातें होती है, जेई वालों को पढ़ाते हैं हम लोग, लेकिन आपको नहीं पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि उसमें फिर फालतू के और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने पड़ जाएंगे। अच्छा, तिर्यक टक्कर का एक कहना, एक डेरिवेशन सा होता है जो बहुत फेमस भी है, वो आप लोगों ने स्कूल में आप लोगों को अगर किसी ने पढ़ा हो तो करवाया होगा कि तिर्यक टक्कर में मान के चलो हमारे पास यहां पर ये गेंद है, ठीक है, ये दूसरी गेंद आकर इससे टकराती है। ये गेंद है, m1 द्रव्यमान है, इसका द्रव्यमान m2 है, ये जाकर इससे टकराती है u चाल से, ये रेस्ट पे थी, ठीक है। टक्कर के बाद में ये आई, लेकिन अब देखो यह तिर्यक टक्कर कब होगी? सर ये तो एक ही रेखा की अनुदिश आ रही है, हाँ, लेकिन टक्कर के बाद में अगर दोनों अलग अलग दिशा में चले जाए, टक्कर के बाद में अगर दोनों अलग अलग दिशा में चले जाए, तब उस कंडीशन में ये दोनों टकराएंगे यहां पर, और टक्कर के बाद में एक गेंद जो है वो इस दिशा में चली गई और दूसरी गेंद जो है वो इस दिशा में चली गई। यह m1 द्रव्यमान है, यह m2 द्रव्यमान है, यह u1 चाल है, यह u2 चाल है। ये कोण थीटा, ये कोण फाई है। तो अगर ये दोनों अलग अलग कोण पे चले गई, अलग अलग कोण पे चले गए, तब उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि यह कैसी टक्कर हो रही है? तिर्यक टक्कर हो रही है। अब तिर्यक टक्कर में हमारे पास मे आई गो टू टॉयलेट, हाँ बेटा फोन लेकर ही चले जा। देखो यार ऐसे फालतू के कमेंट मत क्या करो, ना मे आई गो टू टॉयलेट। एक बच्चा बोल रहा था सर हम कॉपी लाना भूल गए, एक बच्चा बोल रहा कि सर हम, शायद वही बच्चा बोल रहा था सर आप कॉपी कब चेक करोगे मेरी। देखो, तो अब हमें जो इसमें पूछा जाता है उसमें बस एक ही बात पूछी जा सकती है, थीटा और फाई में रिलेशन क्या है। तो अगर प्रत्यास्थ टक्कर होती है, देखो अब यहां पर संवेग संरक्षित होगा, अब यहां पे संवेग संरक्षण हमें एक्स दिशा और वाई दिशा में दोनों में करना पड़ेगा, मतलब एक्स के लिए अलग से करेंगे, वाई के लिए अलग से करना पड़ेगा। यहां पे बहुत मजदूरी लगती है ना, बहुत मेहनत होती है यहां पर। तो लेकिन यहां पर हम बोल सकते कि ये थीटा प्लस फाई प्रत्यास्थ टक्कर के लिए, अगर यहां पे प्रत्यास्थ टक्कर हो रही है, प्रत्यास्थ तिर्यक टक्कर हो रही है, तो अगर आपको तिर्यक टक्कर आए तो घबराना नहीं है ऐसे कोई, है ना, आपको क्या करना है, इसके घटक ले लेना, एक्स और वाई में, खत्म बात। तो यहां पर प्रत्यास्थ तिर्यक टक्कर के लिए थीटा प्लस फाई जो होगा 190 डिग्री होता है, 190 डिग्री हो हमेशा प्रत्यास्थ टक्कर के लिए। कि अगर एक गेंद रुकी हुई है ना, आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि आप जब कैरम खेल रहे हो, या आप वो जो अंटिया गोटिया कल हम बात कर रहे थे ना, तो जो कंचे खेल रहे हो आप, तो अगर एक कंचे से आपने दूसरे कंचे को मारा और उसमें यूजुअली प्रत्यास्थ टक्कर ही होती है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि एक कोण जहां जा रही है और दूसरी कोण जहां जा रही है उनके बीच में 90 डिग्री का कोण बने, ठीक है। या कैरम वगैरह में भी, हाँ स्नूकर की टेबल पे भी यही होगा बेटा, बिल्कुल, कि अगर आपने एक गेंद को दूसरी गेंद से मारा तो बहुत ज्यादा चांसेस है ना कि वो दोनों जिस दिशा में जाएंगे उनमें कोण 90 डिग्री का बने, ठीक है। चलो देखो,
आगे बढ़ते हैं हम इसी प्रकार से। इसमें एक लास्ट बात हमें जो करनी थी मेनली, वो थी इसकी अप्रत्यास्थ टक्कर। ये एक्चुअल में क्यों करवा रहा हूं, ये केस हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। अप्रत्यास्थ तिर्यक टक्कर है ना, ये अप्रत्यास्थ कौन से में, अब तिर्यक में। तो एक काम करो, पूरा ही लिख लो, अप्रत्यास्थ तिर्यक टक्कर। तो अगर आपको याद हो तो एक केस मैंने डिस्कस करवाया था आपसे कि अगर मेरे पास एक गेंद है, यह गेंद किसी कोण पर, क्या हमने कभी ऐसा डिस्कस किया कि ये गेंद किसी कोण पर आके टकराई और टकरा कर चली गई। इसमें हमने संवेग परिवर्तन निकाला था, याद है आप लोगों को? इसमें हमने संवेग परिवर्तन निकाला था और उसमें हमने बोला था कि यह प्रत्यास्थ टक्कर मानेंगे हम। हाँ, न्यूटन की गति के नियम में, बिल्कुल सही बात। क्या ऐसा कुछ याद है कि हमने बोला था कि इसमें हम प्रत्यास्थ टक्कर मानेंगे? तो 2mv sin थीटा, बिल्कुल सही बात। टू mv sin थीटा हमने आंसर बोला था, या 2mv cos थीटा, वो कोण पर डिपेंड करता है। तो वही बात यहां पर भी होगी कि अगर मान के चलो, अब मैं बोल रहा हूं अप्रत्यास्थ टक्कर, तो बेटा उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर यहाँ पे कोण थीटा है तो यहाँ पे कोण फाई बोलना पड़ेगा, और थीटा और फाई अलग अलग कोण हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे अलग अलग कोण? ध्यान से समझना, मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है आपको, सारी बातें आपको आती है, जो मैं यहाँ पे करूंगा उसको ध्यान से देखते जाना। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं मेरे बच्चे कि ये गेंद जो है सर वो u वेग से आ रही है इस दिशा में, और इसका ऊर्ध्वाधर के साथ कोण थीटा है, तो मैं इसके घटक कर सकता हूं। इसका इधर वाली घटक, इधर वाली दिशा में घटक होगा mu cos थीटा, और इस दिशा में घटक जो होगा वो होगा mu sin थीटा। इसी प्रकार से जो गेंद चली गई है इस दिशा में, इसका ऊर्ध्वाधर के साथ हमने कोण फाई बोला हुआ है, तो मैं बोल सकता हूं सर कि एक घटक इधर होगा, एक घटक इधर होगा, यह वेग v बोल देते, तो ये वाला घटक होगा mv cos फाई, और ये वाला घटक होगा mv sin फाई। क्या ये घटक सभी को समझ में आ गए? x दिशा में और y दिशा में, क्या x दिशा में और y दिशा में घटक सबको समझ में आ गए, है ना? पे फाई और थीटा अलग अलग कोण है, इसलिए मैंने अलग अलग लिखा है। अब अगर आपको याद हो तो मैंने ऐसा सिखाया था आपको, और ये बात हमें पता भी है सर कि x दिशा में, इस दिशा में संवेग में परिवर्तन नहीं होगा, मतलब इस दिशा में कोई भी बल नहीं लग रहा है, तो इस दिशा का वेग एक्चुअल में बराबर होना चाहिए। तो मैं क्या यहां पर ये लिख दूं, mu sin थीटा बराबर होगा mv sin फाई के। क्या ये बात मैं लिख सकता हूं? क्या ये बात मैं लिख सकता हूं? ठीक है ना, ये m से m कट गया, तो ये एक संबंध आ गया, u sin थीटा बराबर होगा v sin फाई के। ठीक है, दूसरा संबंध अभी अभी मैंने पढ़ा कि अगर ये गेंद, मान के चल अभी के लिए मैंने इस पूरे वेग को कैपिटल U बोल दिया, इस पूरे वेग को कैपिटल U बोल दिया और इस पूरे वेग को कैपिटल V बोल दिया, तो क्या मैंने अभी पढ़ा कि अगर गेंद इस दिशा में जाती है, इस दिशा में जाती है, तो ये टकराएगी, और टकराने के बाद में जब ऊपर उठेगी तो यहां पर V जो होगा वो EU के बराबर होना चाहिए। कितनों को ये बात चमकी कि सर अगर इस दिशा में मैं लिखूंगा, इस दिशा में मैं लिखूंगा, तो इस दिशा में मैं लिख सकता हूं कि यहां पर ये गई, टकराई, टकराने के बाद में ऊपर उठी, तो x दिशा में तो परिवर्तन नहीं होगा। मैंने आपको ये द्विविमीय गति करना ही ऐसा सिखाया था, या द्विविमीय हमने पढ़ा ही ऐसे है कि इसको दो घटकों में तोड़ दो, x के लिए अलग सोचेंगे, y के लिए अलग सोचेंगे। तो इस दिशा में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, वो सेम है। y दिशा में हम ऐसा बोलेंगे, y दिशा में हम ऐसा बोलेंगे कि सर अगर यह गेंद जो है, वह गेंद जैसे अभी हमने यहां पर भी करा इतना पूरा सॉल्यूशन कि अगर u से जा रही तो EU से ऊपर उठेगी, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर ये अगर u है तो ये अगर v है तो ये EU होना चाहिए। हाँ, नेगेटिव बेटा वो दिशा ऑलरेडी बनाई हुई है मैंने, नीचे की दिशा में बनाई हुई है ना, तो नेगेटिव लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर हाँ, तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि v की जगह लिखेंगे हम mv cos फाई बराबर होगा E गुणा mu cos थीटा के।
मैं यहां से एक छोटा सा रिलेशन डिराइव करना चाह रहा हूं। कैसा रिलेशन? देखो मेरे पास यहां पर क्या आ गया है, इसको मैं चाहूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं, ये होगा v cos phi बराबर होगा eu cos थीटा के। क्लियर है मामला? अच्छा, एक छोटा सा काम, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं ताकि आपको बस थोड़ी सी सहूलियत हो जाएगी। इसे मैं यूं लिख दूं, eu cos थीटा बराबर होगा v cos phi के। ठीक है, वैसे मेरे को यहां पे m लगाने की जरूरत थी ही नहीं शुरू से ही, वैसे मेरे को यहां पे शुरू से ही m नहीं लगाना चाहिए क्योंकि मैं वेग लिख रहा हूं। m से m कट भी गया वो तो ठीक है, लेकिन यहां पर u लगाने की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी u लगाने की जरूरत? क्योंकि सर यहां पर यह आपने वेग लिखा है, संवेग नहीं लिखा हुआ है ना, y दिशा में। हाँ, यदि परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन होगा बेटा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर तो वो u से आई है, u से ही ऊपर जाएगी। तो हमें पता है सर ये वाली y दिशा में संवेग में परिवर्तन, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, और उसको हमने सॉल्व किया हुआ है। वहां पर कोण थीटा और फाई बराबर हो जाएंगे, उस कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है। अगर अभी भी किसी को डाउट है मन में तो लिख लो, ये हमने पहले पढ़ा हुआ था कि अगर प्रत्यास्थ टक्कर होती है, यदि प्रत्यास्थ टक्कर होती है तो थीटा बराबर फाई हो जाएगा और यह दोनों कोण समान होंगे और ये जितने से आई है उतने से लौट जाएगी। लेकिन अब जो कि अप्रत्यास्थ टक्कर हो रही है तो जितने से आई है उससे कम से लौटेगी। एक्स दिशा में सेम रहेगा, वाई दिशा में वेग कम हो जाएगा, वाई दिशा में वेग कम हो जाएगा। क्लियर है छोटी सी बात? तो अगर मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि देखो मैं एक्चुअल में इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट सा रिलेशन डिराइव करना चाह रहा हूं। अगर मान के चलो मैंने इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, इसे इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया, मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं। क्या कर दूं मैं इन दोनों को? डिवाइड। तो डिवाइड करने पर हो जाएगा सर u साइन थीटा बटे में eu कॉस थीटा बराबर होगा, ये क्या कर रहा हूं 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया हमने, 1 डिवाइडेड बाय 2 बराबर में होगा v साइन फाई अपॉन में v कॉस फाई। तो यहां पर हम बोलेंगे v से v कट गया सर, u से u कट गया, या साइन बाय कॉस टेन थीटा होता, तो टेन थीटा बटे में e बराबर होगा टेन फाई के। बहुत 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 इंपॉर्टेंट सा रिलेशन, बस यही रिलेशन हमें डिराइव करना था यहां पे कि जब भी तिर्यक अप्रत्यास्थ टक्कर होती है तो उस कंडीशन में हमारे पास जो कोण होता है, या कोण में जो संबंध होते हैं वो टेन थीटा बटे में ई बराबर होता है टेन फाई के, या टेन थीटा बराबर होता है ई टेन फाई के। क्या याद रखना है हमें ये याद रखना है कि यदि अप्रत्यास्थ टक्कर होती है, इसे मैं लिख देता हूं एक और पॉइंट, यदि अप्रत्यास्थ टक्कर हो रही है, यदि अप्रत्यास्थ टक्कर होती है तो टेन थीटा बराबर होगा ई गुणा टेन फाई के। अच्छा, तो क्या मुझे कोई यहां पे एक और लास्ट कंक्लूजन बता सकता है कि थीटा और फाई में से कौन बड़ा होगा? देख, मिनिमम कंडीशन क्या है, थीटा और फाई बराबर हो जाए, लेकिन थीटा और फाई में से कौन बड़ा होगा? थीटा और फाई में से कौन बड़ा होगा? बेटा यही क्वेश्चन है, यही आएगा आपको एग्जैक्ट जो मैं बोल रहा हूं, एग्जैक्टली ऐसा कैसा आएगा, तो क्वेश्चन में यही आएगा, थीटा और फाई में से कौन बड़ा होगा, थीटा और फाई में से कौन बड़ा होगा। बेटा एक्स डायरेक्शन में कोई बल नहीं लग रहा, तो एक्स डायरेक्शन में वेग समान होना चाहिए, या एक्स डायरेक्शन में संवेग समान होना चाहिए। देखिए कैसे पता करेंगे सर थीटा और फाई में से कौन बड़ा होगा? अच्छा ये बताइए कि अगर मैंने लिखा यहां पे 5 बराबर है ना, 1/3 इंटू 15, ठीक है सर, ये क्या किया आपने? एक्चुअल में मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि ये लिखा हुआ है टेन थीटा बराबर होगा ई इंटू टेन फाई के, ठीक है। कैसे सर? देखो यहां पर ई की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है, तो
तो अगर मुझे इसमें 5 लेकर आना है, फिर से इसको काटूंगा तो फिर से 5 आ जाएगा। तो अगर ये दोनों बराबर करना है तो यहां पे एक बड़ी क्वांटिटी रखना पड़ेगी, मतलब कि फाई की वैल्यू जो होनी चाहिए वो बड़ी होनी चाहिए थीटा से, और फाई हमेशा बड़ा होगा थीटा से। जब बराबर है मतलब प्रत्यास्थ टक्कर है, और अप्रत्यास्थ टक्कर में फाई हमेशा बड़ा होगा थीटा से। मतलब गेंद जो है वह ज्यादा कोण पर बाहर निकलेगी, गेंद ज्यादा कोण पर बाहर निकलेगी। क्लियर है मामला? या आप ऐसा भी समझ सकते हो, पहला तरीका इसको समझने का। दूसरा तरीका ऐसा समझ सकते हो यार कि हमें पता है सर, हमें पता है सर कि यहां पर tan थीटा बराबर ई tan फाई लिखा हुआ है, तो फाई की वैल्यू अगर हमें थीटा और फाई में संबंध पता करना है, तो अगर मान के चलो फाई है, फाई में मैंने एक से छोटे नंबर को मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास वैल्यू घट जाएगी। मतलब फाई में अगर मैं एक देख मान के चलो फाई की वैल्यू 10 होती, 10 में 10 मल्टीप्लाई करता तो 100 हो जाता, लेकिन मैं फाई की वैल्यू 10 है, उसमें मैंने एक से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करा, आधे से मल्टीप्लाई करा तो नंबर घट जाएगा, वैल्यू घट जाएगी। वही वाली बात है कि फाई की वैल्यू मान के चलो 15 है, तो इसमें मैंने एक से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करा तो आंसर छोटा होगा, आंसर छोटा होगा। ठीक है, ये डायरेक्ट याद रख सकते नहीं, डायरेक्ट ही याद रखना है सभी को, पहली बात। दूसरी बात इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं। क्या? देखो, मान के चलो मेरे पास यहां पर एक सदिश है, ओके सर, एक सदिश है जिसका कोण यहां पर कुछ फाई बना। अब ये बताओ कि यदि मैं ये वाला वैल्यू छोटा कर दूंगा तो ये वाले फाई की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? मतलब मैंने यहां पर ये वाला कोण छोटा कर दिया, ये अभी भी उतना ही है, मतलब y वाला जो था घटक मैंने छोटा कर दिया, x वही है, तो ये वाला कोण जो होगा वो क्या बढ़ जाएगा? क्या फाई बढ़ जाएगा? क्या मैंने सही बनाया है कि अगर सर ये छोटा होगा तो परिमाणी जो होगा वो इसकी तरफ जाता जाएगा, ये फाई बढ़ता जाएगा, याद है? अरे याद आया। हाँ, तो एग्जैक्ट वही बात यहां पर भी है। देख बेटा कि इस दिशा में तो घटक समान है, लेकिन y दिशा का घटक छोटा हो गया है। अभी बता ना, वेग कम हो जाता है, टकराने के बाद वेग कम हो गया, तो ये वाला वेग सर इससे कम हो गया, तो ये वाला वेग कम हो गया, मतलब परिमाणी जो है वो इस तरफ झुक गया ज्यादा, मतलब ये वाली वैल्यू फाई की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए थीटा से। क्या ये 2-3 SP स्टार तरीके समझ में आए? याद रखने का तरीका समझ में आया सभी को? क्या क्लियर है ये मामला? ठीक है कहानी? चलिए, तो ये हमें याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट सी बात, फाई बड़ा होगा थीटा से अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए, और tan थीटा बराबर होगा E गुणा tan फाई के। हाँ चलिए, तो अभी ये जो फील दिलवाया मैंने, ये गजब का फील जो था वो याद रखना आपको। ये देखो, ये फील लोगे ना तभी आप अपने आंसर्स को सेट कर पाओगे कि हाँ ये क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है, अगर थीटा अगर आपने याद कर, मैं याद कर लूंगा फाई बराबर होगा बड़ा होगा थीटा से, अरे मूर्ख, ऐसे करोड़ों चीजें याद करनी है नीट तक के लिए, है ना, तो भूल जाएगा। तो कैसे याद रखेंगे हम? सर कॉमन सेंस है, जो आपने ये वेक्टर वाला तरीका सिखाया कि अच्छा ये चीज छोटी होगी तो ये वाला कोण बड़ा होना चाहिए। चलिए, ठीक है, क्या बोला ये लड़का? पापा जी बोल, अरे गजब नाम रखा हुआ है। बोल रहा है सर ये बुक में भी लिखा है। एक बहुत ही बढ़िया बात बोली इस लड़के ने तो। सर आपने क्या बताया तो बुक में भी लिखा है। अरे बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तेरा मैं कोर्स आज ही बंद करवा देता हूं, और 2 बुक मैं तुझे फ्री दूंगा, गिफ्ट मेरी तरफ से। ठीक है, जाके बुक से पढ़ ले, जा पढ़ ले, अरे पढ़ ले। क्या हुआ? सर टेस्ट में मेरे 2440 नंबर दिखा रहा है। बेटा वो टोटल दिखा रहा होगा, टारगेट है। अभी मैं आउट ऑफ टारगेट चल रहा हूं इस महीने, तो अभी तक एक को भी ब्लॉक नहीं करवाया हुआ है मैं। अब क्या थोड़ा सुधर भी गए हैं।
अरे मूर्ख, ये सब किताब में लिखा हुआ है, सब कुछ किताब में लिखा हुआ है, तभी तो मैं पढ़ा रहा हूं। अगर जो चीज तेरी किताब में लिखी ही नहीं होगी, जो चीज तेरे सिलेबस में होगी नहीं और वो मैं पढ़ा दूंगा, तो क्या मतलब है फिर? अच्छा, ये बोला एसपी बेटा, तो ये तेरी किताब में ये कहां लिखा हुआ है? एक काम कर, तेरी किताब खोल, जो भी किताब से पढ़ा, तेरी किताब में ये कहां लिखा हुआ है कि फाई की वैल्यू बड़ी होगी, फाई की वैल्यू बड़ी होगी थीटा से? इसको याद रखने का तरीका क्या है? इसको हम याद कैसे रख सकते, इसका फील कैसे ले सकते? ये लिखा है तेरी किताब में, तेरी किताब में ये लिखा हुआ है, तेरी किताब में तो ये भी नहीं लिखा हुआ है ना, क्योंकि जो किताबें तू पढ़ रहा है ना अभी, उनके शब्द हमने ही दिए हैं। तो ये वाली जो चीज है, ये लिखी होगी तेरी किताब में, ये नहीं लिखा होगा तेरी किसी भी किताब में, ठीक है? और यही चीज तेरी किताब में कम से कम, अगर तू कॉपी में लिखेगा तो कॉपी में तेरे अभी एक पन्ने में, कम से कम जो किताब में लिखा उसको उतारेगा और 2 से 3 पन्ने भर जाएंगे। चलो भाई, ओके, ये चीता पागल हो गया है बहुत ही बढ़िया। चलो, तो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। अरे वाह, कौन है ये लड़का? केजे सर, अरे गजब आदमी है भाई। तो ये कहां से पता चल रहा है? संडे को फ्रिक्शन पढ़ा दीजिए, देखते बता देंगे, चिंता ना करो। चलिए, ओके, छुट्टी हो गई, टाटा बाय बाय, है ना। तो अभी मेरे को और भी क्वेश्चंस डिस्कस करने थे, ये वाले कुछ। आज ये वाली जो क्लासेस में मैं कोई होमवर्क में क्वेश्चन नहीं दूंगा ना, क्योंकि कल मैंने आपको बहुत सारे होमवर्क में क्वेश्चन दे रखे। तो एक बार ट्राई कीजिए कुछ पीवाईक्यूज है, ये भी मैक्सिमम आपसे हो जाएंगे। किसी दिन मैं एक्स्ट्रा टाइम लेकर कुछ ना कुछ पीवाईक्यूज जो होंगे वो और भी डिस्कस कर लूंगा मैं। चलो, तो अब हम 4 बजे मिलेंगे, जिसमें हम क्लास 12th शुरू करेंगे। चलो, तो जितना पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेना। थैंक यू, टाटा बाय बाय।